तो दोस्तों ये स्टोरी बिल्कुल नई है और इसकी कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक लड़का अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसे आसपास कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आता। वो हैरान होता है कि वो यहाँ कैसे आ गया। उसके सामने एक औरत खड़ी होती है जो प्यार से मुस्कुरा रही होती है। उसे दिल से महसूस होता है कि ये उसकी माँ है, लेकिन फिर भी उसका मन कहता है कि कुछ तो अजीब है, क्योंकि उसे याद है कि उसकी माँ ऐसी नहीं दिखती थी। वो अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका हाथ बहुत छोटा है। वो समझ जाता है कि उसका शरीर अभी एक नन्हे बच्चे का है। वो सही से हिल भी नहीं पा रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। इसी बीच उसे एक और अजीब चीज दिखती है। उसे अपने सामने हवा में कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं। वो देखता है कि उसका लेवल फिर से 1 हो गया है और फिलहाल उसका कोई नाम भी नहीं है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब आखिर कैसे हो रहा है। तभी वो सुनता है कि उसकी माँ एक बूढ़े आदमी से बात कर रही है और उसे एम्परर कह रही है। ये सुनकर लड़के के मन में आता है कि शायद ये आदमी इस जगह का राजा है। वही एम्परर उसे एक नाम देता है, नोहा, और उसे 13th प्रिंस बना देता है। ये सुनकर नोहा अंदर से हैरान रह जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ऐसा नाम और ऐसा टाइटल सिर्फ एम्परर के खास बेटे को ही मिलता है। फिर एम्परर पूछता है कि नोहा की शक्ति किससे जुड़ी है। उसका सेवक बताता है कि उसकी पावर वाटर, पानी से जुड़ी है। एम्परर ये सुनकर आदेश देता है कि नोहा को एक ऐसा लैंड दिया जाए जहां वाटर क्लेन के लोग रहते हैं। जैसे ही ये तय होता है, नोहा देखता है कि उसके सामने दिख रहे नंबर बदल जाते हैं। उसकी वाटर पावर और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसे ये सब बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसे आंकड़े नहीं देखे थे। इसके बाद सेवक एक जादू करता है और नोहा की पावर सबके सामने चमकने लगती है। उसकी माँ हैरानी से कहती है कि ये ताकत उसके पैदा होने के समय से कहीं ज्यादा है। सेवक समझाता है कि इसका मतलब है कि नोहा की पावर बहुत जल्दी जागृत यानी अवेकन हो गई है। वहां मौजूद सब लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा पावर किसी ने नहीं देखी थी। नोहा बस इतना समझ पाता है कि उसे एक नई जिंदगी मिली है और वो एक रॉयल फैमिली में जन्म ले चुका है। ये सब एम्परर नाम की जगह में हो रहा होता है। ये साम्राज्य ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ ताकतवर योद्धा रहते हैं। ये जगह बहुत अमीर और शांत मानी जाती है। एम्परर के कई बेटे हैं और लोग उन्हें बहुत इज्जत देते हैं। 6 साल बीत जाते हैं और नोहा को एक बात धीरे धीरे समझ में आने लगती है। लोग उसकी पावर को अलग नजरिए से देखते हैं। सबको लगता है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन नोहा देख पाता है कि उसकी पावर दूसरों से जुड़कर बढ़ रही है। उसे एहसास होता है कि जितने ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ेंगे, वो उतना ही स्ट्रांग बनता जाएगा। अब नोहा 6 साल का हो चुका होता है। वो तैयार होकर अपने रूम से बाहर आता है। मेड्स उसकी तारीफ करती हैं, क्योंकि उसकी उम्र के बच्चे आमतौर पर बहुत शरारती होते हैं, लेकिन नोहा शांत और समझदार रहता है। फिर भी नोहा जानता है कि वो अभी छोटा है और उसकी अपनी लिमिट्स हैं। ब्रेकफास्ट के समय उसे बताया जाता है कि क्राउन प्रिंस और 4th प्रिंस उससे मिलने आए हैं। नोहा समझ जाता है कि इतने बड़े लोग वेटिंग में हैं, ये ठीक नहीं है। वो तुरंत उठकर उनसे मिलने चला जाता है। वो उनके सामने झुककर रिस्पेक्ट दिखाता है। वो देखता है कि क्राउन प्रिंस बहुत सीरियस और मजबूत दिखता है, जबकि 4th प्रिंस उसे हल्की मुस्कान के साथ देखता है। वो बताते हैं कि वो उसके लिए एक तोहफा लाए हैं। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। एक आदमी बड़ी मुश्किल से एक भारी चीज अंदर लाता है, जो एक छोटे ताबूत जैसी लगती है। जैसे ही वो चीज जमीन पर रखी जाती है, नोहा के दिल में अजीब सी भारी फीलिंग आ जाती है। उसे लगता है जैसे बहुत सारे लोग दर्द में चीख रहे हों और मदद मांग रहे हों। नोहा समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल गिफ्ट नहीं है और अब कुछ बहुत सीरियस होने वाला है। कॉफिन के अंदर रखी तलवार से बहुत डरावनी वाइब्स निकल रही होती हैं। ऐसा लगता है जैसे उस तलवार के अंदर बहुत दर्द और बुरी यादें कैद हों। नोहा को समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि वो उस तलवार को उठाकर देखे। नोहा जानता है कि रॉयल फैमिली में मिला गिफ्ट मना नहीं किया जा सकता। डरते हुए वो दोनों हाथों से उस तलवार को पकड़ लेता है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। तलवार बहुत ज्यादा हैवी होती है। नोहा के नन्हे शरीर पर पूरा जोर पड़ता है, लेकिन वो उसे गिरने नहीं देता। उसके हाथ कांपते हैं, फिर भी उसकी पकड़ ढीली नहीं होती। कमरे में खड़े सब लोग ये देखकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि इतना छोटा बच्चा इतनी भारी तलवार को कैसे संभाल पा रहा है। फिर उसे बताया जाता है कि इस तलवार का नाम लिवियाथन है। ये वाटर पावर से जुड़ी बहुत पावरफुल तलवार है। इसे कंट्रोल करने की कोशिश में कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ये सुनते ही नोहा का दिल तेज धड़कने लगता है और उसका हाथ थोड़ा और कांप जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। उसे ये भी बताया जाता है कि ये तलवार हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करती। जिनके अंदर सही पावर और सही नेचर नहीं होता, वो इसे उठाते ही बुरी हालत में पहुंच जाते हैं। लेकिन नोहा इसे पकड़े रहता है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि ये सब उसका टेस्ट लेने के लिए किया गया था। उसके मन में थोड़ी उदासी आ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता।
वो जानता है कि अभी शांत रहना ही सबसे सेफ है। उस रात नोआ अपने रूम में होता है, तभी वो देखता है कि उसकी मेट जोई पहले जैसी खुश नहीं लग रही है। उसका चेहरा उतरा हुआ होता है और आंखों में चिंता साफ दिखती है। नोआ उससे वजह पूछता है। काफी देर बाद जोई सच बताती है। वो बताती है कि उसके गांव में अचानक तेज बाढ़ आ गई थी। खेत बह गए, घर टूट गए और उसकी माँ वहां अकेले फंस गई थी। अब उसके पास ना काम बचा है और ना ही कोई सहारा। ये सुनकर नोआ का मन भारी हो जाता है। वो ज्यादा देर सोचता नहीं, वो तुरंत फैसला करता है कि जोई की माँ को अपने महल में काम दिया जाएगा ताकि वो सेफ रह सके। वो उसके रहने के लिए जगह और अच्छी सैलरी देने का भी इंतजाम करता है। नोआ के लिए ये सब नॉर्मल बात होती है, लेकिन जोई के लिए ये नई जिंदगी जैसी होती है। जोई की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। नोआ बस इतना सोचता है कि जो लोग उसके साथ हैं उन्हें डर और मजबूरी में नहीं जीना चाहिए। वो चाहता है कि उसके आसपास के लोग सेफ रहें और उन्हें किसी मुश्किल में अकेले ना छोड़ा जाए। इसके बाद नोआ घर का सारा काम देखने वाले मैनेजर को बुलाता है। वो उसे कहता है कि जहां फ्लड आई वहां की लैंड खरीदी जाए। उसका सोचना साफ होता है कि मुश्किल समय में लोग घबराकर अपनी जमीन बहुत सस्ते दामों में बेच देते हैं। अगर लैंड पहले खरीद ली जाए तो कई फैमिलीज को बाद में बचाया जा सकता है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि इतना छोटा बच्चा इतनी दूर की सोच सकता है। नोआ के लिए ये अजीब नहीं होता। उसकी बॉडी भले ही छोटी हो, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी होती है। वो समझ चुका होता है कि असली पावर सिर्फ मैजिक या हथियार में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही डिसीजन लेने में होती है। अल्मेरिया में आने वाला टैक्स और एम्परर की तरफ से मिलने वाले गिफ्ट्स को मिलाकर 13th प्रिंस नोआ के पास लगभग 5 लाख रियाल होते हैं, लेकिन पूरा हिसाब लगाने पर पता चलता है कि अभी भी करीब 2 लाख रियाल कम है। नोआ चुपचाप बैठकर सब सोचता रहता है। फिर वो एक बड़ा और सख्त फैसला लेता है। वो कहता है कि कैपिटल के साउथ में जो लैंड उनके नाम है उसे बेच देना चाहिए। ये लैंड बहुत स्पेशल होती है क्योंकि ये खुद एम्परर ने गिफ्ट दी थी। ऐसी लैंड को बेचना आसान नहीं होता और इसे गलत भी माना जा सकता है। ये सुनते ही हाउस में मौजूद सब लोग घबरा जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर एम्परर को पता चला तो वो नाराज हो सकते हैं। जोई और डायन दोनों नोआ को रोकने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि कोई और रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन नोआ बिल्कुल शांत रहता है। वो कहता है कि बड़े घर में जन्म लेने का मतलब सिर्फ आराम से जीना नहीं होता। इसका मतलब ये भी होता है कि जब लोगों पर मुसीबत आए तो सबसे पहले आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। अगर थोड़ी सी परेशानी उठाने से बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है तो वो ये रास्ता चुनने को तैयार है। ये सुनकर डायलिन का सिर झुक जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि नोआ उम्र में भले ही छोटा हो, लेकिन समझदारी में बहुत बड़ा है। डायलिन को याद आता है कि वो खुद भी उसी एरिया से है जहां हाल ही में बाढ़ आई थी। उसका मन और भी भर जाता है। वो नोआ को दिल से धन्यवाद देता है और तय करता है कि वो उसके हर डिसीजन और हर ऑर्डर के साथ खड़ा रहेगा। अगले दिन घर में काफी हलचल थी। सफर की तैयारी शुरू हो चुकी थी। गाड़ियों की मरम्मत हो रही थी। खाने पीने का सामान रखा जा रहा था। कई घर टूट चुके थे और कीचड़ में लोगों की जिंदगी दब सी गई थी। वहां खड़ा सब देखकर उसे तुरंत समझ में आ गया कि सिर्फ पैसे बांटने से कुछ नहीं होगा। यहाँ सही प्लानिंग की जरूरत है। उसने डायलिन को गवर्नमेंट ऑफिस भेज दिया ताकि लैंड पेपर्स की जांच हो सके। फ्लड में बहुत से लोगों के कागज वहां बह गए और अगर समय पर मदद ना की गई तो चालाक लोग उन्हें धोखा दे सकते हैं। लोग ये सब देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि नोआ एक नजर में इतनी सारी बातें समझ गया। नोआ खुद जमीन देखने निकल पड़ा। खेतों में पानी भरा हुआ था, सब्जी सड़ चुकी थी। इस साल खेती होना नामुमकिन लग रहा था। इसका मतलब साफ था, लोगों के पास न खाने का इंतजाम होगा न कमाने का। ये सोचकर नोआ का दिल भारी हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। जोई ने उसे रोककर कहा, यहाँ चलना रिस्की है, जमीन धंस सकती है। नोआ हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगर मैं खुद नहीं देखूंगा तो सही डिसीजन कैसे लूंगा। फिर मजाक में बोला, अगर रोका तो रात में चुपचाप अकेले जाऊंगा। जोई चुप हो गई क्योंकि वो जानती थी कि वो मजाक नहीं कर रहा। तभी दूर से आवाज आई। पता चला कि राहत सामग्री बट रही है। ये देखकर थोड़ी राहत मिली कि एम्परर ने मदद भेजी है। लेकिन जब नोआ ने खाना देखा तो उसका मन खराब हो गया। वो बहुत पतला था, जैसे सिर्फ गर्म पानी हो, और स्मेल भी ठीक नहीं थी। साफ था कि खाना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लोग भूखे तो नहीं मरेंगे, लेकिन इससे उनकी लाइफ दोबारा नहीं बन सकती थी। नोआ वहीं खड़ा सोचता रहा। उसके मन में बस एक ही बात थी, ये जगह फिर से खड़ी होनी चाहिए। लोग फिर से खेती करें, घर बनाएं और चैन से रहें। रास्ता मुश्किल था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगा। वो यहाँ सिर्फ देखने नहीं आया था, बल्कि बदलाव लाने आया था। खाने की हालत वाकई बहुत खराब थी।
एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, ज्यादा कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, कम से कम खाने को तो मिल रहा है। मजबूरी में लोग वही खा रहे थे और चुपचाप सह रहे थे। ये सुनकर नोहा का दिल और दुखी हो गया। उसे लगा कि एम्परर की हेल्प ऐसी नहीं होनी चाहिए। तभी वहां ऑफिशियल लॉर्ड गेरे इंस्पेक्शन के लिए आया। नोहा चुपचाप सब देखता रहा। गेरे ने बर्तन में झांक कर खाना देखा और सूंघा। साफ था कि वो खराब था। फिर भी उसने कहा सब ठीक है। उसी पल वो हंस पड़ा, क्योंकि उसके लिए अलग से अच्छा खाना पहले तैयार था। ये देखकर नोहा समझ गया कि यहाँ कुछ बहुत गलत चल रहा है। नोहा आगे बढ़ा और गेरे का असली चेहरा सामने आ गया। गेरे को अपने काम पर कोई शर्म नहीं थी। वो खुद को पावरफुल समझ रहा था और लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। ये नोहा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके लिए गलत था कि आपदा में फंसे लोगों के खाने से कोई प्रॉफिट कमाए। हालात बिगड़ते जा रहे थे। नोहा समझ चुका था कि यह आदमी लोगों पर जुल्म कर रहा है। उसी पल लेवाइथन अपने आप नोहा के हाथ में आ गई। उसने उसकी डेंजरस पावर को महसूस किया। नोहा ने मन ही मन तय किया कि पावर अगर है तो उसका इस्तेमाल सही काम के लिए होना चाहिए, ना कि लोगों को दबाने के लिए। नोहा ने सोचा कि अगर कोई इंसान ताकत के साथ पैदा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करना है, ना कि उन्हें डराना। यही सोचकर उसने गेरे को सजा दी। उसके साथ काम करने वाले लोग डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। जमीन पर इतना बड़ा निशान बन गया कि आसपास खड़े सभी लोग कांप गए। अब सबको साफ समझ आ गया था कि तलवार कितनी खतरनाक है। थोड़ी देर में वहां का रूलर और वॉरियर्स का कैप्टन रोन ग्रीन वहां पहुंच गया। उसने नोहा को देखा और तुरंत पहचान गया कि ये 13th प्रिंस है। वो तुरंत झुक गया और माफी मांगते हुए बोला कि उसे पहले पता नहीं था। फिर उसने सब लोगों को बताया कि वो एक प्रिंस के सामने खड़े हैं। ये सुनते ही सारे लोग एक साथ झुक गए। नोहा ने रोन को साफ साफ बताया कि खाने की व्यवस्था में बड़ा घोटाला हुआ है। उसने कहा कि जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उसने ये भी कहा कि अब से खाना ऐसा होना चाहिए जो सच में लोगों को ताकत दे, इतना गाढ़ा और पौष्टिक कि लोग पेट भर खा सकें और दोबारा काम करने लायक बने। रोन ने बिना कोई सवाल किए नोहा की बात मान ली। उसने उसी पल तय कर लिया कि वो सब ठीक करेगा। नोहा ने चारों तरफ देखा। लोगों की आंखों में डर तो था, लेकिन उसके साथ साथ उम्मीद यानी होप भी थी। उसी पल नोहा को लगा कि उसने सही रास्ता चुना है। उसे समझ में आ गया कि एक सच्चा प्रिंस वही होता है जो मुश्किल समय में लोगों के साथ खड़ा हो। वहीं बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी धीरे से सिर उठाकर नोहा को देखने लगा। अब उसे भरोसा हो गया था कि उन्हें सच में अच्छा और सही खाना मिलेगा। ये बात फैलते ही दोनों गांव के लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। लोग दिल से 13th प्रिंस नोहा का सम्मान करने लगे और उसे अपना रक्षक मानने लगे। थोड़े समय में वहां जो कुछ हुआ था उसकी खबर एल्बर्ट तक पहुंच गई। ये जानकर वो हैरान हो गया कि तलवार ने नोहा को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि लेवाइथन ने उसे अपना मास्टर मान लिया। एल्बर्ट को लगा कि नोहा उसकी सोच से ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। इसके बाद नोहा को उसके पिता एम्परर ने बुलाया। नोहा पहले से समझ गया था कि अब क्या होने वाला है। एम्परर ने बताया कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। उसे ये भी मालूम था कि नोहा ने वो लैंड बेच दी थी जो उसे गिफ्ट में मिली थी और उसकी जगह पूरे एक गांव को खरीद लिया गया था। नोहा ने मन ही मन सोचा कि अब उसे जोर की डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम्परर ने नोहा को थैंक्स कहा। उसने बताया कि नोहा की वजह से बाढ़ के बाद कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अगर लोग इस डिजास्टर का गलत फायदा उठाने लगते तो एम्पायर को बहुत प्रॉब्लम होती। एम्परर ने पूछा कि उसे ये सब कैसे समझ आया। नोहा ने सीधा जवाब दिया कि ये सब एक इत्तेफाक था, क्योंकि उसकी एक मेड उसी गांव से थी। एम्परर ने कहा इसमें किस्मत भी शामिल थी, क्योंकि उसी जगह नोहा ने वाटर स्वॉर्ड को भी कंट्रोल कर लिया। एम्परर ने नोहा की पावर फिर से देखने की इच्छा जताई। कर्ट्स ने मैजिक किया और नोहा की एबिलिटीज सबके सामने देखी। उसी पल नोहा ने महसूस किया कि अब उसकी पावर में तलवार जुड़ चुकी है। पानी की ताकत पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। एम्परर ये देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ और उसने नोहा से कहा कि वो आगे भी अपनी समझ और ताकत से एम्पायर की मदद करे। कुछ समय बाद कहानी राजधानी यानी कैपिटल की ओर बढ़ती है। ये शहर पूरे एम्पायर का दिल माना जाता है। यहीं से सरकार चलती है, यहीं ट्रेड होता है और यहीं कल्चर आगे बढ़ता है। लोग इसे दुनिया का सबसे अमीर शहर कहते हैं। नोहा ने इस सिटी को देखने का फैसला किया, खासकर एक जगह जिसे रेड स्ट्रीट कहा जाता है। वहाँ एक फेमस सिंगर गाती थी। नोहा के साथ जोई भी थी। उसने अपने गांव के काम में पूरी मदद की थी, इसलिए अब नोहा उस पर ज्यादा भरोसा करने लगा था। जोई अब पहले से ज्यादा समझदार और रिस्पॉन्सिबल लगने लगी थी। जैसे ही वो वहां पहुंचे, नोहा एक आवाज सुनकर रुक गया। वो लड़की गा रही थी। वो आगे बढ़ा, लेकिन उसे जोर से धक्का दे दिया गया। वो लोग एलिसा पर दबाव बनाने लगे और कहने लगे कि सिर्फ गाना गाकर वो अपने पिता का लोन कभी नहीं चुका पाएगी। उनकी बातों से एलिसा डर गई। उसका चेहरा उतर गया और वो बिल्कुल मजबूर लगने लगी। नोहा ये सब चुपचाप नहीं देख सकता था। वो आगे बढ़ा और तुरंत समझ गया कि ये सब गलत है।
उसे पता था कि एम्पायर के लॉ के हिसाब से किसी बच्चे पर उसके पेरेंट्स का लोन डालना जुर्म है और किसी लड़की को मजबूरी में गलत रास्ते पर धकेलना भी बड़ा अपराध होता है। उस पल नोहा के दिमाग में बस एक ही बात थी कि पावर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती, असली पावर तब दिखती है जब कोई कमजोर लोगों की प्रोटेक्शन करता है। उनमें से एक आदमी बहुत जल्दी गुस्से में आया। उसने नोहा को गर्दन से पकड़ लिया और उसे डराने की कोशिश की। उसी पर लिव्याथन ने अपना असर दिखाया। तलवार से एक अजीब सी एनर्जी निकली और वहां खड़े सभी गुंडों के शरीर में तेजी से दर्द दौड़ गया। नोहा तलवार उनकी तरफ करके बस खड़ा रहा। उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना दर्द सहने के बाद वो लोग बुरी तरह डर गए और जाते जाते धमकी देते हुए वहां से भाग गए। नोहा ने ओनर को इशारे से समझा दिया कि अगर वो लोग दोबारा आए तो उन्हें सीधे उसके पास भेज दिया जाए। नोहा ने कार्ड दिया जिस पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लिखा था। तब जाकर ओनर को समझ में आया कि नोहा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि 13th प्रिंस है। वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन नोहा ने किसी की रिएक्शन पर ध्यान नहीं दिया। नोहा ने एलिसा की तरफ देखा और उसे लगा कि उसका गाना सच में बहुत अच्छा था। उसने उससे उसकी महीने की जरूरतों के बारे में पूछा। एलिसा ने बताया कि उसे घर का खर्चा भी उठाना पड़ता है और अपनी माँ के ट्रीटमेंट का खर्चा भी। ये सुनकर नोहा ने फैसला किया कि वो उसे हर महीने 25 रीन देगा ताकि वो बिना डरे और टेंशन के सिंगिंग पर ध्यान दे सके। उसने ये भी कहा कि अगर वो और अच्छा गाने लगी तो ये अमाउंट आगे बढ़ा दिया जाएगा। पहले तो एलिसा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके चेहरे पर खुशी आ गई। नोहा ने उसकी टोपी उठाकर उसे वापस दी और कहा कि वो अपना गाना पूरा करे। जब नोहा वापस पैलेस पहुंचा तो उसने गेट के बाहर कुछ आदमियों को खड़ा देखा। एबेलिन ने बताया कि वो लोग खुद को साहूकार बता रहे हैं और माफी मांगना चाहते हैं। नोहा तुरंत समझ गया कि वो वही गुंडे थे जिन्हें अब उसकी असली पहचान पता चल गई है। उसने शांत तरीके से कहा कि उन्हें वापस भेज दिया जाए और साफ बता दिया जाए कि किसी प्रिंस से जब चाहे तब मिलना पॉसिबल नहीं होता। एवेलिन ने वैसा ही किया। हेनरी ने नोहा की इस समझदारी की तारीफ की। उसे लगा कि बिना सोचे समझे ऐसे लोगों को मिलने देना रॉयल फैमिली की वैल्यू कम कर देता है। नोहा के मन में ये बात सही थी, लेकिन उसने बताया कि उसके दिमाग में एक और रीजन भी था। अंदर जाकर उसने कहा कि वो उस सिंगर की मदद करना चाहता है। अगर उन गुंडों को लगेगा कि प्रिंस अभी नाराज है तो वो दोबारा उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हेनरी ये सुनकर और भी इंप्रेस हो गया। उसे लगा कि इतनी कम उम्र में नोहा इतने आगे की सोच सकता है, ये बड़ी बात है। उसने सोचा कि बाकी बच्चे जो उम्र में नोहा के आसपास हैं अभी इतनी समझ नहीं रखते। नोहा जानता था कि भाई होने के बावजूद उसकी परवरिश और सोच अलग है। फिर बात मैजिक स्वॉर्ड पर आ गई। हेनरी को लगा था कि नोहा सच में उसे कंट्रोल कर चुका है। नोहा ने मन ही मन माना कि ये सब हेनरी की एडवाइस की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि स्वॉर्ड की अपनी मर्जी होती है। हेनरी ये सोचकर हैरान था कि नोहा इतनी बड़ी स्वॉर्ड को अपने साथ कैसे रखता है। तब नोहा ने उसे दिखाया कि स्वॉर्ड असल में हमेशा बड़ी नहीं रहती, वो पल भर में उसके हाथ में आ गई। हेनरी अपनी जगह से उठ गया क्योंकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। नोहा ने समझाया कि स्वॉर्ड पहले से उसकी स्लीव में छुपी हुई थी। फिर उसने लिव्याथन को बहुत छोटा बना दिया। ये तरीका था जिससे वो उसे हमेशा अपने पास रखता था। नोहा ने बताया कि ये तरीका स्वॉर्ड ने खुद उसे सिखाया था। हेनरी को ये बात समझने में समय लगा, क्योंकि वो स्वॉर्ड सैकड़ों सालों से नेशनल ट्रेजर की तरह रखी गई थी। उसी रात नोहा ने देखा कि वही गुंडे अभी पैलेस के बाहर खड़े हैं। पूरा दिन बीत गया और अब उनका पेशेंस पूरी तरह खत्म हो गया था। जैसे ही नोहा बाहर आया, उनमें से एक आदमी बिल्कुल आपा खो बैठा और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ गया। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। नोहा ने कुछ नहीं कहा और उसने बस एक नजर उसकी तरफ देखी। लिव्याथन की बहुत हल्की सी पावर बाहर निकली और वो आदमी वहीं जम गया, जैसे शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया हो। बाकी लोग डर गए। उन्होंने किसी तरह उसे संभाला और जल्दी से वहां से हट गए। माहौल फिर से शांत हो गया। हेनरी ये सब देखकर समझ गया कि नोहा ने फिर से स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल किया है। नोहा के मन में एक बात थी, कभी कोई फाइट किए बिना ही सामने वाले को रोक देना ज्यादा सही होता है। उस रात के आखिर में नोहा एक समारोह में पहुंचा जिसे रिडॉक नाम के आदमी ने ऑर्गेनाइज किया था। जैसे ही नोहा अंदर आया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। साफ दिख रहा था कि अब लोग उसे सिर्फ एक प्रिंस नहीं बल्कि ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे हैं जो सच में लोगों के लिए खड़ा होता है। लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। इतनी कम उम्र में भी कितना रॉयल लगता है, देखने से ही अलग ऑरा महसूस होता है। रिडॉक ने मुस्कुराते हुए नोहा से पूछा, प्रिंस, आपकी कमर में जो बंधा है वो क्या है? नोहा ने बिल्कुल नॉर्मल टोन में जवाब दिया कि ये क्राउन प्रिंस की तरफ से मिला गिफ्ट है। बस इतना सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबको यकीन नहीं हुआ कि एक नेशनल ट्रेजर यूं खुलेआम कमर में लटकाया जा सकता है। कुछ लोग फुसफुसाने लगे। तभी एक आदमी हंस पड़ा और बोला, इतना छोटा बच्चा असली खजाना कैसे घूमेगा? ये तो कोई टॉय या रेप्लिका होगा।